नमस्कार दोस्तों। इंडस विवा के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, मैं खुद उससे शॉक्ड हूँ। और मैं खुद एमएलएम इंडस्ट्रीज और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पुलिस को मौका क्यों मिलता है, प्रशासन को मौका क्यों मिलता है कि वो इस तरीके से कार्यवाही करते हैं? तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन अपने से होता है, तभी उनको मौका मिलता है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति अगर बिल्कुल कोई 100% लीगल है, कहीं से भी गलत नहीं है, तो उसके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो जो मैंने हमारे जो एक्सपर्ट टीम है और जो हमारे जो इंडस्ट्री विभाग के जो प्लान्स वगैरह हैं उनका अध्ययन किया है, तो उससे कुछ चीज़ें निकल के सामने आई है। नो डाउट कंपनी का विजन अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन क्या जो चीज़ें निकल के सामने आई है वो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कंपनी किस प्रकार लीगल है, किस तरीके से काम कर रही है। वो चीज़ें मैं सभी आपके साथ भी शेयर करना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कल परसों जो इनके स्टेटमेंट थे कि इंडस विवा कंपनी जहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रही है वो कंपनी जो है आयुष मंत्रालय से रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों, मैंने अपने स्तर पर सर्च किया है और मैंने एक, आप ये भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने ये आयुष डिपार्टमेंट में एक आरटीआई भी फाइल की है। इस आरटीआई में अभी तक मेरे जवाब नहीं आया, लेकिन मेरे स्तर पर मैंने कर्नाटका आयुष डिपार्टमेंट में सर्च किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये आप देख रहे हैं इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। 972 नंबर इसके रजिस्ट्रेशन नंबर है, AUS 972, और 224 नंबर पर इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है आपकी कंपनी जो है वो आयुष डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। इसलिए इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो पुलिस कमिश्नर VSD सजनार ने आरोप लगाया था कि इस कंपनी के पास आयुष मंत्रालय या गवर्नमेंट एजेंसी से किसी तरीके की प्रोडक्ट बेचने की परमिशन नहीं थी, वो बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है सिवाय ट्रेडिंग लाइसेंस के। और किसी भी तरीके के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होता है। और इसका किसी ड्रग से या किसी और अन्य डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है। मात्र आयुष डिपार्टमेंट का लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी है। अपन एक प्रोडक्ट से समझते हैं, जैसे कि आप देखा होगा च्यवनप्राश, जो कई कंपनियां बनाती है, पतंजलि बनाती है, ऊंजा बनाती है, इस तरीके कई कंपनियां बनाती है। तो पतंजलि के मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है सॉरी, लेकिन पतंजलि का जो च्यवनप्राश है या अन्य किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश है वो हर जगह बिकता है, यानी किराना के स्टोर पे भी बिकता है। तो उस किराना के स्टोर को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऐसा गलत रहा है, क्या इस तरीके से इन लोगों को करने का अटैक करने का मौका मिला है? तो वहाँ जो है हम देखते हैं कि देखा जाए तो भारत में MRP के ऊपर कोई भी कानून नहीं है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे दाम में अपने जो भी लागत वागत सब सारे टैक्सेस वैक्सेस मुनाफा में जोड़ के बेच सकती है। तो इनको जो लगा है, इनका जो मानना है, इनका जो सोचना है वो ये है कि इंडस विवा जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट जो सेल कर रही है, ये प्रोडक्ट बहुत कम कॉस्ट का है और इस प्रोडक्ट को ये बहुत ऊंचे दामों में बेच के एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। इनका ऐसा सोचना है, लेकिन इनके सोचने से काम नहीं चलेगा। वो काम जो भारत सरकार के कानून हैं, जो कर्नाटका सरकार के कानून हैं, तेलंगाना सरकार के जो कानून हैं, उन कानून के तहत कार्य होगा। फ्यूचर मेकर को भी ये लोग गलत साबित नहीं कर पाए थे कानून में, लेकिन वहाँ के जो लोकल एक्ट की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडस विवा कंपनी सही है, प्रोडक्ट सही है, और प्रोडक्ट को गवर्नमेंट एजेंसीज यानी आयुष डिपार्टमेंट ने उनको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे रखा है। वो बात अलग हो सकती है कि आयुष डिपार्टमेंट से जिन प्रोडक्ट का लाइसेंस ले रखा हो उसके अलावा अगर इन्होंने कोई और अदर प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो गलत हो सकता है।
और गलत होने के साथ भी इस तरीके से अटैक की एक साथ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन है कि अगर 7 साल से नीचे की कोई सजा है तो उसमें सेक्शन 41 एक का नोटिस जो है कंपनी को देना चाहिए था, कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था, उसके बाद ये कार्रवाई कर सकते थे। तो इन्होंने इसका भी शायद पालन नहीं किया है, डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट सीज कर दिए हैं और डायरेक्ट कंपनी की जो सभी जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है, उनको अरेस्ट कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं कानून में गलत भी हो सकता है। तो देखने वाली बात ये है कि इनके जो आरोप है वो कोर्ट में कहीं टिकने वाले नहीं है। इन्होंने जो आरोप जो लगाया है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में देखा था और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ में देखा था, इनका कहना है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट सेल करने का किसी तरीके का गवर्नमेंट एजेंसी का कोई लाइसेंस नहीं है। तो वो बात इनकी गलत है, लाइसेंस कंपनी के पास है और इतने साल से जब कंपनी काम कर रही है तो लाइसेंस लेके ही काम करेगी, किसी तरीके से इस तरीके से काम नहीं करेगी। और इनका एक जो चीज़ जो कंपनी का जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, वो ये है कि अगर कंपनी सिर्फ और सिर्फ किट के माध्यम से व्यापार कर रही है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अगर 12,500 रुपये से ज्वाइन करा रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कानूनी रूप से गलत हो सकता है। क्योंकि ये एक तरीके से एक आदमी का ब्रेन वॉश करके या लुभावना सपना दिखा के या अच्छी इनकम का सपना दिखा के किया जाने वाला काम प्रतीत हो सकता है। तो ऐसा जो है वो कानून में बैन है। कानून जो डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक ओपन चॉइसेस प्रोडक्ट होना चाहिए कि यानी कोई भी व्यक्ति अपनी चॉइस का प्रोडक्ट आके परचेज कर सके, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट सेलेबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को ले जाके घर पे रख दिया, कोई यूजेबल नहीं होता हो, तो ऐसा प्रोडक्ट भी कानून की दृष्टि से गलत है और जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है उसकी दृष्टि से गलत है। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स को जो है वो फॉलो शायद नहीं कर पा रही थी। तो मेरा कहना ये है कि कंपनी को एक बार इस केस से फाइट करना चाहिए। फिर मेरी अगर कहीं ज़रूरत है तो मैं निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। और कानूनी रूप से यानी वो हो सकता है आपकी दृष्टि में वो कार्य गलत नहीं हो, लेकिन कानून की दृष्टि में वो गलत हो सकता है। क्योंकि कानून भावनाओं से नहीं चलता है, कानून किताबों से चलता है। जो कानून संसद ने, विधायिका ने बनाए हैं उस पर चलता है और प्रशासन को उसी को फॉलो कराना होता है। तो मेरे मतलब ये है कि आप इस केस से फाइट करें, एक बार बेल अपनी लेवे, जमानत लेवे, बाहर आए और फिर 1 महीने तक एक आत्मचिंतन करें। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर, प्लान्स पर, जो सब सारी तरीके का आत्मचिंतन करें और कहाँ कमी रह गई है उस कमी को सुधार कर वापस आप मार्केट में खड़े हों। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, MLM इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से पनपे, लेकिन प्रशासन को, कानून को ऐसा कोई मौका ही नहीं मिले, ऐसी कोई गलती हम लोग नहीं करें ताकि इस तरीके की चीज़ आए। यदि बिना कोई गलती किए, यानी बिना कोई कानून का उल्लंघन किए बिना भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई प्रशासन किसी भी व्यक्ति, संस्था को अगर परेशान करेंगे तो उसके लिए माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पड़े हुए हैं और कानून ने सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, कमाने का अधिकार दिया हुआ है। तो हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो और इसके संबंध में एक तरीके का एक ऐसी नोडल एजेंसी बनाई जाए जो उसके प्लान को प्रत्येक वर्ष निरीक्षण करे, कंपनी का निरीक्षण करे, कंपनी के प्रोडक्टों का निरीक्षण करे, ताकि एक कंपनी बड़ी होने के बाद जब इस तरीके के स्कैम आते हैं, कई लोगों के सपने टूट जाते हैं, कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, कई लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। और जो जिनाइन कंपनियां जब बाजार में आती है, मार्केट में आती है, तो लोग उन पर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रशासन से, राज्य सरकार से और भारत सरकार से ये निवेदन है कि
मात्र गाइडलाइन बनाने से काम नहीं चलेगा। आप एक नोडल एजेंसी उस पर अपॉइंट करिए, एक नोडल ऑफिसर आप अपॉइंट करिए कि वो उस प्रत्येक जिले में रजिस्टर्ड, राज्य में रजिस्टर्ड संस्थाओं, कंपनियों का वार्षिक निरीक्षण करें, और यदि उनमें कोई कानूनी रूप से कोई खामी पाई जाती है तो नोटिस देकर उनको सुधार के लिए लिखे। एक बार, दो बार, तीन बार लिखे, फिर भी अगर वो सुधार नहीं करते हैं या ऐसी कोई कंपनी जो है वो निरंतर कानून का उल्लंघन करती रहती है, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी के ऊपर आप कार्रवाई करें, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन कोई कंपनी वर्षों तक चले और अचानक आप कह दें कि ये कंपनी गलत है, तो ये अन्याय होगा। इसलिए मेरा सभी नेटवर्कर से निवेदन है कि कंपनी के अभी वर्तमान में सपोर्ट करें, कंपनी के मैनेजमेंट को सपोर्ट करें, और अगर उन्होंने कोई कानूनी गलती की होगी तो उनकी सजा उनको मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, इसलिए कानून, रूल्स, रेगुलेशंस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बने हुए हैं उनका अक्सर से अगर फॉलो करेंगे तो इस तरह की कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। मैं इंडस विवा के बारे में मैंने आयुष मंत्रालय में और कई डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन आरटीआई ये भी फाइल की है, उसके जवाब आना शेष है, और हम लोग इस फाइट में इंडस विवा के साथ है। तो आप लोग जो है हमारा चैनल MLM न्यूज़, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको इंडस विवा के साथ ही अन्य कंपनियों की जो न्यूज़ है वो निरंतर मिलती रहे और पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोच बनाए रखें, और इंडस विवा के साथ जो आप लोग सब लीडर हैं वो बने रहें, और इसकी जो कानूनी खामियां हैं वो खामियां आप मैनेजमेंट से पूरी करवाएं ताकि इस तरीके की दिक्कत नहीं हो। और अगले वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक ऐसा प्लान शेयर करना चाहता हूं कि जो इंडस विवा के नेटवर्कर है या डायरेक्ट सेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर भी कर्नाटका, तेलंगाना हाईकोर्ट में अपनी ओर से एक रिट फाइल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कंपनी किसी तरीके की गलत नहीं है, और अगर गलत है भी है तो उसका सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।